ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है टी9 स्वदेश पर। बाजार में हम देख रहे हैं कि 4 दिनों की तेजी पर आज ब्रेक लगा है और निफ्टी की जो गिरावट है वो है लगभग 90 अंकों के आसपास की। हालांकि निफ्टी बैंक की चाल अलग है। क्यों? क्योंकि एसबीआई नए रिकॉर्ड ऊंचाई पर है 1.5% की तेजी के साथ। फिलहाल ये निफ्टी का टॉप गेनर आपको दिखाई देगा। और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि आईसीसी बैंक से भी सपोर्ट मिल रहा है। आईसीसी बैंक में भी तेजी 1% से ज्यादा की है। तो दो बड़े वेटेज वाले बैंकों में आज मजबूती है। इसके चलते आपको निफ्टी बैंक की चाल अलग लगेगी। लेकिन निफ्टी में दबाव की वजह यह है कि जो आईटी शेयर हैं वो उसमें चौतरफा गिरावट है। और आईटी शेयर अगर आज प्रेशर ना दिखा रहे होते तो शायद निफ्टी आपको हरे निशान में भी दिख रहा होता। इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, इन सभी शेयरों में 3 से लेकर 3.5% की गिरावट है। और निफ्टी के टॉप 5 लूजर सारे के सारे आईटी शेयर हैं। तो बाजार में यहां से आगे की रणनीति आपकी कैसी होनी चाहिए? जो नतीजे आए हैं कंपनीज के वो कैसे रहे हैं? क्या एफआईज की जो बाइंग हो रही है 4 सत्र से ये सस्टेन कर पाएगी? और बाजार के लिए जो बड़े ट्रिगर्स होंगे वो क्या होंगे, जरा ये समझ लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं एक महारथी मेहमान, एलआईसी म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट के इक्विटी सीआईओ योगेश पाटिल। योगेश भाई, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका टी9 स्वदेश पर। योगेश सर, बाजार की पिक्चर यहां से आपको आगे कैसी लग रही है? सारे के सारे जो पॉजिटिव ट्रिगर थे अब वो एग्जॉस्ट हो गए हैं। बाजार अब कहां पर देखना चाहेगा? आपकी रीडिंग क्या है सर? देखिए, मुझे लगता है काफी सारी चीजें जो मार्केट वेट कर रहा था वो सब हो चुका है। थोड़ा बहुत इन्फ्लो रिलेटेड इशू है या इंटरेस्ट रेट रिलेटेड इशू है। देखिए, ये ऐसा भी नहीं था कि ये जैसे यूएस ट्रेड डील अगर कुछ होता है तो इमीडिएटली उसका इम्पैक्ट आएगा मार्केट में। थोड़ा बहुत दिखा, सस्टेन हुआ, ठीक है, फिर उसके बाद नॉर्मलाइज हुआ। ये मार्केट का जो बिहेवियर ऐसा ही होता है। एक कई बार ऐसा होता है कि एक झटके में बाइंग नहीं आती और इसके लिए मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल बना रहता है। बट जैसे कि हमने पहले ही बात किया है कि लॉन्ग टर्म इंडिया का आउटलुक वैसे बहुत अच्छा है। सारी दुनिया एआई के बारे में बात करती है, लेकिन हमें ये देखना है कि एआई को क्यों ड्राइव करता है। जैसे क्लाउड सर्विसेज है या डाटा सेंटर्स है, इसमें हमें पोजीशन देखेंगे तो ग्लोबली पावर इक्विपमेंट या पावर सेक्टर में ज्यादा सपोर्ट है, जो कि एग्जैक्टली डायरेक्टली एआई की प्ले नहीं है। बट इंडिया काफी हद तक उसमें माहिर है, या फिर कैपेबिलिटी वाइज वी आर मच बेटर देयर इन दिस सेक्टर। तो अगर एआई ट्रेड छोड़ देंगे तो बाकी सब सेक्टर्स में इंडिया ऑलमोस्ट प्रेजेंट है, जो कि ग्रोथ के लिए जरूरी है। हाँ, एग्जैक्टली एआई रिलेटेड अगर ग्रोथ मतलब स्टॉक्स कम है तो ठीक है, उसमें उससे रिलेटेड कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बट मुझे लगता है कि जैसे कई पिछले 1 साल में एआई ट्रेंड मूव हुआ था, काफी सारे लोग कोरिया यूएस में एफआई मेजरली जा रहे थे। अब धीरे धीरे वहां भी फिजल आउट हो गया। स्लोली स्लोली जो इंडिया में नेगेटिव एफआईज का फ्लो था वो धीरे धीरे पॉजिटिव होने लगा, या माइल्ड होने लगा, या माइनस कम होने लगा। बट यहाँ से इंक्रीमेंटली सेलिंग थोड़ा मुझे लिमिटेड लगता है। और काफी सारे जो पॉजिटिव ट्रिगर है, इसका मतलब ये नहीं कि क्रॉस कर दिया तो उसका इम्पैक्ट खत्म हो गया। देखिए, ये लॉन्ग टर्म ट्रिगर है और इसके फाइन प्रिंट्स आने बाकी है। और काफी सारे जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है वो फाइन प्रिंट देखकर ही लिए जाते हैं। तो एक स्टेप जो क्लियर हुआ है उसके हमें दूसरा स्टेप भी देखना पड़ेगा। बट स्ट्रक्चरली मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा हेडविंड्स है इंडियन मार्केट को लेकर। थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी रहेगी क्योंकि ग्लोबल मार्केट अनसर्टन है। लेकिन काफी, अगर आप इंडिया मार्केट देखें तो काफी डाइवर्सिफाइड है। आपको हर चीज मिलेगी यहाँ पे, आईटी सर्विसेज, आईटी प्रोडक्ट्स, कैपिटल गुड्स या कंज्यूमर मार्केट काफी ब्रॉडर है। सो धीरे धीरे ठीक है, मतलब एकदम मार्केट सस्ता भी नहीं है या महंगा भी नहीं है। बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, मतलब 1 से 2 साल के रेंज में मुझे मार्केट अच्छा लगता है। ठीक है, 1 से 2 साल का भी नजरिया हो तो बाजार यहां से ठीक लग रहा है योगेश भाई। योगेश भाई, आईटी ना एक बड़ा पेन है और डबल डिजिट के ग्रोथ देखे तो हमें लंबा समय हो गया और लग नहीं रहा कि अच्छा वो जल्दी आने वाली है। तो आईटी में आपको क्या लगता है? मतलब आपकी रीडिंग तो निश्चित तौर पर होगी, आपने बड़े डिटेल में एनालिसिस किया होगा। कितना लंबा इंतजार करना पड़ेगा आईटी में पैसे बनाने के लिए? क्योंकि मान लीजिए कि अगर हमारी कंपनीज एआई रेडी, क्लाउड रेडी अगर हो भी जाती हैं तो वो मार्जिन वाला एक फैक्टर आ जाता है कि फिर वो कर्मचारी उनको नहीं मिलेंगे, जो मिलेंगे ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो क्या आपको लगता है कि जेस्टेशन पीरियड थोड़ा लंबा खींच जाएगा आईटी में, भले ही ये सेक्टर यहां से संभल जाए, ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी पर आगे चला जाए? देखिए, आईटी सेक्टर में थोड़ा बहुत हाई ग्रोथ का चैलेंज तो पहले भी था। और उससे रिलेटेड अगर आप देखेंगे कि एआई जो नैरेटिव आ रहा है
कि वो पूरा सर्विस बिजनेस खत्म कर देंगे, तो मुझे नहीं लगता इतने जल्दी कुछ होगा। ऑब्वियसली आज देखिए ग्लोबली यूएस में एआई जो स्टॉक्स है या फिर उनके जो प्रोमोटर्स है, उनके काफी सारा स्पेंडिंग कर रहे हैं और स्पेंडिंग के बेसिस पे वो लोग फंड रेज कर रहे हैं। जब आप फंड रेज करते हो तो आपको नैरेटिव बनाना पड़ता है कि हम लोग ये कर देंगे, ये हो जाए, वो हो जाएगा। उतना मुझे नहीं लगता है कि जितना कि मुझे आईटी कंपनी से लोगों से बात करके लग रहा है कि इतना इमीडिएट डिस्ट्रप्शन तो नहीं लग रहा है। हो सकता है 5 से 6 साल में कुछ बड़ा चेंज दिखे। हाँ, लेकिन एआई से रिलेटेड कॉस्ट एडवांटेज जरूर मिलेंगे इंडियन कंपनीज को। और इंडियन कंपनीज के पहले भी अगर देखेंगे तो ओवरऑल सेक्टर की ग्रोथ स्लो ही थी। तो मेजोरिटी ऑफ इंडियन कंपनी जो देखेंगे वो सर्विस बिजनेस में है, तो ऑब्वियसली सर्विस बिजनेस का इसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में आएगा। बट ऐसा ऐसा इमीडिएटली तो नहीं लग रहा है मुझे कि इम्पैक्ट पड़ेगा। थोड़ा सा ये मार्केट का ओवर रिएक्शन भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा कोई अभी भी क्लियरिटी नहीं है। जो भी हम देख रहे हैं सोशल मीडिया में या फिर मीडिया में देख रहे हैं, जो कि जो क्लेम कर रहे हैं उस क्लेम से डर के कोई स्टॉक नीचे आ रहा है, तो अब मुझे नहीं लगता कि ये कुछ इतना ज्यादा पेनफुल रह सकता है। बट फिर भी हमें समझना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी रोज चेंज होती है, एंड जब तक हमें फाइनल रिजल्ट नहीं देखेंगे तो कंक्लूजन लेना मुश्किल है। लेकिन सेक्टर थोड़ा सा लो ग्रोथ में ही, लो फेज ग्रोथ में ही है ये। तो इसका जब आप कोई भी सेक्टर थोड़ा सा नेगेटिव या लो ग्रोथ फेज में होता है और उस पर थोड़ा भी नेगेटिव न्यूज आती है, उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है। तो मुझे लग रहा है ये ओवर रिएक्शन है। हो सकता है इतना इस सेक्टर का नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, बट लॉन्ग टर्म में हो सकता है पड़ेगा। लेकिन देखिए एआई एक टूल है जिसका एडॉप्शन इंडियन सर्विस कंपनी भी कर सकती है अपने कॉस्ट बेनिफिट को लेने के लिए। तो ये एक्जैक्टली एंड टू एंड बेसिस पे मैं क्लेम नहीं कर सकता कि एआई पूरा ही खत्म कर देगा सर्विस कंपनीज को। ऑब्वियसली इंडियंस जो सर्विस बेस्ड कंपनीज है ये अडॉप्ट करती है। हर 1-2 साल के बाद देखेंगे, पास्ट में भी ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस आए और 2-3 साल के बाद उन्होंने अडॉप्ट किया और उसमें भी ग्रो करना चालू किया। तो मुझे लगता है कि ये शायद एआई का भी जो ट्रेंड है ऐसे ही रहेगा इंडियन कंपनीज में। एकदम पूरा खत्म नहीं कर पाएंगे, और इंडियन कंपनीज भी थोड़ा बहुत एआई से रिलेटेड बेनिफिट है या एआई से रिलेटेड जो ट्रेड है, जो क्लाइंट रिलेटेड जो भी आपका ट्रेड रिक्वायरमेंट है वो एडजस्ट करेंगे। तो योगेश भाई ये बताइए कि यहाँ से आपको ना बेहतर सेक्टर कौन से लग रहे हैं? एक तो कह सकते हैं कि नो ब्रेनर है बैंकिंग फाइनेंशियल, और वहां पर हम स्ट्रेंथ देख भी रहे हैं। इसके अलावा 2-3 सेक्टर ऐसे जो आपकी पसंद है और आपको लगता है कि नहीं ग्रोथ भी है और लोगों के पैसे बन जाएंगे उन सेक्टर्स में। देखिए आपकी बात बिल्कुल सही है, बट अगर जहां पे ग्रोथ भी है वहां पे वैल्यूएशन के चैलेंजेस भी है तो हमें दोनों साइड बैलेंस करके चलना पड़ेगा। बट फिर भी मैं सेक्टर ग्रोथ पे कमेंट करता हूँ। देखिए हाई ग्रोथ सेक्टर्स में जैसे कैपिटल गुड्स है, जैसे मैंने पहले बताया कि पावर रिलेटेड या पावर में काफी ग्रोथ रहने वाली है आने वाले टाइम में। जैसे कि डेटा सेंटर से ग्रोथ आ रही है, ऑन एंड ऑन अर्बनाइजेशन से पावर की डिमांड बढ़ रही है। और तीसरा जो सबसे बड़ा है ईवी, ईवी को लेके भी डिमांड कंटिन्यूस बढ़ रही है। तो ग्लोबली ये ट्रेंड देखा गया है, एंड इवन यूएस, यूरोप सभी जगह है कि काफी सारा जो पावर में इन्वेस्टमेंट हुआ था वो 30 साल पहले हुआ था, जो नया री इन्वेस्टमेंट या रिप्लेसमेंट नहीं हुआ है अभी। और काफी सारी कंपनी जो है 30 साल में वाइप आउट हो गई है। तो इसका अगर मैं डायरेक्ट सीधा कोरिलेशन बिल्ड करता हूँ तो ऑन एन एवरेज एटलीस्ट पावर सेक्टर में 10 साल का ग्रोथ है, फ्रॉम इंडिया पर्सपेक्टिव ऑल्सो और एक्सपोर्ट पर्सपेक्टिव ऑल्सो। सेकंड जो जैसे बीएफएसआई हमने आपने बोला है, एंड कुछ जो चीज डोमेस्टिक इंडियनाइजेशन को लेके या ईएमएस सेक्टर में काफी ग्रोथ नजर आ रही है, जो पहले 2-3 साल पहले लगता था कि हाई ग्रोथ शायद रुक जाएगी, बट अभी हमें लगता है कि अगले 5 साल ईएमएस स्पेस भी हाई ग्रोथ कर सकता है। और ईएमएस में आपको बहुत सारे अलग सेगमेंट जैसे ऑटो है, डिफेंस है, रेलवे, इन सबका भी कॉम्बिनेशन है। तो ओवरऑल बेसिस पे मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट ओवरऑल सेगमेंट अच्छा लग रहा है, जिसमें स्पेशली जो भी इंपोर्ट कंटेंट है जैसे ईएमएस है या डिफेंस है या कुछ स्पेशलिटी केमिकल्स है, या फिर रॉ मटेरियल है, उसमें काफी हद तक ग्रोथ रहने वाली है। तो ओवरऑल बेसिस पे कंटिन्यूस इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी बढ़ता जाएगा और उससे रिलेटेड इंडिया में ग्रोथ बढ़ती रहेगी। योगेश सर, ये फाइज अभी तक जो रूठे थे, ऐसा लग रहा है कि शायद फरवरी में एक नेट बाइंग का फिगर उनका आ जाएगा। 4 सत्र से बाइंग तो कर रहे हैं। क्या आपको लग रहा है, क्योंकि देखिए पॉजिटिव ट्रिगर्स हमारे मैक्रोस तो पहले से ही अच्छे थे, उसको लेकर कोई चिंता की बात नहीं थी। अब थोड़ी अर्निंग रिकवरी आ रही है, हाल फिलहाल जो नतीजा है वो अच्छे आ रहे हैं, और जो बड़े हेडविंड्स थे ट्रेड डील्स को लेकर वो भी दूर हो गए हैं।
एफआईज आ पाएंगे वापस? देखिए, हमने जो पिछले 15 सालों में एफआई का ट्रेंड देखा है, उसका एक रीजन था, क्योंकि उस टाइम बॉन्ड यील्ड्स कम थी। बट आज बॉन्ड यील्ड्स ग्लोबली सब जगह काफी हाई है। और इसको चलते हुए नॉर्मली इक्विटी मार्केट को और स्पेशली इमर्जिंग मार्केट इक्विटीज को कई बार इग्नोर किया जाता है, क्योंकि इसके लिए मुझे लगता है कि 1.5-2 साल से काफी नेगेटिव थे। हो सकता है कि आने वाले कुछ क्वार्टर्स में, महीनों में धीरे धीरे आना चालू करेंगे। बट मैंने हिस्टोरिकली ऐसा देखा है कि जब जब बॉन्ड यील्ड्स ऊपर रहती है तो इक्विटी में उनका एलोकेशन थोड़ा कम होता है, और अगर इक्विटी में एलोकेशन करना है तो डिफरेंट सेगमेंट ऑफ इन्वेस्टर्स होते हैं जो पर्टिकुलर एक ग्रोथ ट्रैक करते हैं या फिर स्पेशली ऐसे थीम में इन्वेस्ट करते हैं। बट आप जब भी देखेंगे हिस्टोरिकली बॉन्ड यील्ड्स ऊपर होती है, वो उसका जो रिफ्लेक्शन है आपको इक्विटी मार्केट में मिलता है, और उसका फ्लो थोड़ा सा लिमिटेड ही होता है, हमेशा बहुत ज्यादा फ्लो नहीं रहता है। तो मुझे लगता है जब तक ग्लोबल बॉन्ड यील्ड्स नीचे नहीं आएगी तब तक शायद इंडिया जैसी कंट्री के लिए इन्फ्लोज में चैलेंज रह सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं बॉन्ड यील्ड भी कम आएंगे और उसका इम्पैक्ट उसके बाद जाके मुझे लगता है कि एफडीआई या एफआई है का जो इन्फ्लो है इमर्जिंग मार्केट दैट इंक्लूड्स इंडिया विल इंप्रूव फ्रॉम। ठीक है योगेश सर, बहुत शुक्रिया आज आपका समय देने के लिए और तमाम मुद्दों पर विस्तार से अपने व्यूज हमसे शेयर करने के लिए और हमारे दर्शकों को गाइड करने के लिए। थैंक यू सो मच सर, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। इस बीच आज निफ्टी के 4 नतीजे आने वाले हैं, उसमें एचयूएल के नंबर पर हमारी नजर थी और एचयूएल आप देखिए नंबर इनके आगे हैं, हालांकि अनुमान से थोड़े से वीकर साइड पर ये आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। मुनाफा 2,989 करोड़ रुपए से बढ़कर 6,603 करोड़ रुपए पर पहुंचा तो है, हालांकि अनुमान से थोड़ा सा ये कम है। और न्यूट्रिशनल में करीब करीब 20% हिस्सा कंपनी ये बेच रही है। ये एक अपडेट भी कंपनी ने दिया है, 1% नीचे फिलहाल आपको शेयर ये नजर आएगा। बाकी आंकड़े भी मार्जिन के, वॉल्यूम ग्रोथ के, आय के आपके स्क्रीन पर हम लेकर आएंगे और अगले शो में हम अपने एक्सपर्ट से इस पर एक व्यू भी लेंगे। बट प्राइमा फेसी एस्टिमेट्स के मुकाबले थोड़े से कमजोर हमें नंबर ये दिखाई दे रहे हैं और शेयर करीब 1% गिरकर 2430 रुपए के आसपास है। चलिए ये शो को फिलहाल यहीं पर समेटेंगे। ब्रेक के बाद हम मिड कैप मसाला लेकर आएंगे आपके लिए और एचयूएल पर अपने एक्सपर्ट का व्यू लेंगे। आप कहीं जाएगा नहीं।